हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे पश्चिमीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन। एमएस श्रीनिवास के अनुसार देखें तो पश्चिमीकरण क्या है। तो पश्चिमीकरण का संदर्भ हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्षों की जो ब्रिटिश शासन है उसके परिणाम स्वरूप जो बदलाव हुए हैं उससे है। तो आप इसे याद रखें, पश्चिमीकरण का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि हम पश्चिमी जो देश है उनकी जो आदतें हैं या उनकी जो संस्कृति है उनको अपना रहे हैं, इसको हम पश्चिमीकरण नहीं कहेंगे। बल्कि हमारे एम एस श्रीनिवास के अनुसार देखें तो अंग्रेजों ने जो 150 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, तो उस शासन के परिणाम स्वरूप जो भारतीयों की संस्कृति में बदलाव आया है, वह हमारे पश्चिमीकरण कहलाता है। और ये केवल भौतिक परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचार, मूल्य और संस्थाओं में भी गहरे परिवर्तन शामिल हुए हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार देखें तो मानववाद और बुद्धिवाद पर जोर देना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। क्या हमारे मानववाद और बुद्धिवाद पर जोर देना ही क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। जिसने क्या भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधारों का सिलसिला आरंभ किया है। इसने क्या किया? भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधारों का सिलसिला आरंभ किया है। बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज के रहन-सहन, वेशभूषा, जब भारतीय समाज के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, शिक्षा, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चिंतन और साहित्य और अनेक पक्षों पर जो हमारे ब्रिटिश शासन का गहरा प्रभाव पड़ा है। जो भारत के कौन-कौन सी चीजें? भारतीय समाज के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, शिक्षा, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, साहित्य और अनेक पक्षों पर हमारे ब्रिटिश शासन का गहरा प्रभाव पड़ा है। यही हमारे क्या है? पश्चिमीकरण कहलाता है। इसलिए पश्चिमीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें समाज पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी मूल्य और पश्चिमी जीवन शैली और पश्चिमी विचारधारा को अपनाने का प्रयास करता है। तो वही हमारे क्या पश्चिमीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे पश्चिमीकरण की विशेषताएं किसके अनुसार? एम एन श्रीनिवास के अनुसार देखेंगे पश्चिमीकरण की विशेषताएं। तो एम एन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की बहुत सारी विशेषताएं कौन कौन सी? पहला आता है सर्वव्यापी प्रभाव। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है। इसका पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा की बात करें क्या जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा की बात करें तो पश्चिमीकरण क्या है? एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है। पश्चिमीकरण क्या है? हमारे एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है, जिसमें पश्चिमी औद्योगिकरण से लेकर आधुनिक विज्ञान, आधुनिक साहित्य, लेखन, यहाँ तक विस्तृत क्षेत्र शामिल किया गया है। तो पश्चिमी औद्योगिकरण से लेकर हमारे क्या आधुनिक विज्ञान और आधुनिक साहित्य लेखन, यहाँ तक हमारे इसका क्षेत्र फैला हुआ है। किसका? पश्चिमीकरण का। तो ये क्या है? जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा, मतलब ऐसा नहीं छोटी सी अवधारणा, बड़ी अवधारणा है। फिर विभिन्न स्वरूप और गति की बात करें तो पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, इसका स्वरूप और गति क्या है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न रहती है। ये प्रभाव हमारे भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि लोगों के पास यदि पैसा ज्यादा है तो वहाँ पश्चिमीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और यदि लोगों के पास पैसा कम है, गरीब है, तो पश्चिमीकरण की बढ़ने की गति धीमी है। फिर नैतिक रूप से तटस्थ की बात करें, ये पश्चिमकरण की अवधारणा नैतिक रूप से तटस्थ है, मतलब इसे अच्छा या बुरा नहीं माना जाता। इसका उद्देश्य अच्छे या बुरे को अभिव्यक्त करना नहीं होता, बल्कि केवल एक प्रक्रिया है, इसका वर्णन करना होता है। तो नैतिक रूप से क्या तटस्थ होता है पश्चिमीकरण का मतलब। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें तो पश्चिमीकरण व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। फिर आंशिक के पूर्ण प्रभाव की बात करें तो पश्चिमीकरण क्या व्यक्तित्व के एक पक्ष को आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। तो पश्चिमीकरण क्या करता है? हमारे व्यक्तित्व के एक पक्ष को आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि उसी अवधि में व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष इससे बिल्कुल अप्रभावित भी रह सकता है। कोई व्यक्ति खान पान में पश्चिमीकरण को अपना सकता है, कोई कपड़ों में अपना सकता है, कोई संस्कृति में अपना सकता है, कोई शिक्षा में अपना सकता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हमारे आंशिक या पूर्ण रूप से संस्कृतिकरण को अपना सकता है। हो सकता है दूसरे क्षेत्र में वो बिल्कुल भी ना अपनाए। असमान प्रभाव की बात करें तो पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी पक्षों पर समान मात्रा में नहीं होता है। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और कुछ बहुत कम प्रभावित होते हैं। जटिल आंकलन की बात करें तो पश्चिमीकरण क्या है? एक जटिल अवधारणा है। पश्चिमीकरण क्या है? एक जटिल अवधारणा है जिसका आकलन करना बड़ा कठिन है। तो पश्चिमीकरण क्या है? एक जटिल अवधारणा है जिसका आकलन करना बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव क्या सूक्ष्म और बहुआयामी है। इसके प्रभाव कैसे हैं? सूक्ष्म और बहुआयामी है। किसके? पश्चिमीकरण के प्रभाव। अनेक प्रारूप की बात करें तो पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। क्या पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं? भारत ने पश्चिमीकरण के अंग्रेजी प्रारूप को अपनाया। क्या? क्योंकि ब्रिटिश शासन हमारे 150 वर्षों से ज्यादा रहा है, इसलिए भारत ने क्या पश्चिमीकरण के
अंग्रेजी स्वरूप को अपनाया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन का यहाँ सीधे-सीधे प्रभाव था। फिर चेतन और अचेतन प्रभाव की बात करें तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में समाज चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में प्रभावित होता है। क्या हमारे चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में प्रभावित होता है, मतलब कुछ बदलाव जानबूझकर अपनाए जाते हैं और कुछ अनजाने में समाज में अपने आप ही घुल मिल जाते हैं। तो कुछ बदलाव तो समाज अपने आप जानबूझ के अपनाता है, जबकि कुछ बदलाव के अनजाने में समाज में हो जाते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में कभी भी कोट पैंट का प्रचलन नहीं था, लेकिन सभ्य लोगों की एक पहचान कोट पैंट हो गई। तो भारतीय समाज ने क्या सभ्य लोगों की पहचान के रूप में कोट पैंट को अपना लिया, मतलब जानबूझ के अपना लिया। जब कुछ अनजाने में समाज में घुल गए, जैसे बूट्स, जुराब, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज में अपने आप ही घुल मिल गई, जबकि समाज से जानबूझ के नहीं अपना रहा था, फिर भी समाज में घुल मिल गई। अब देखेंगे हमारा डायमेंशन, मतलब पश्चिमीकरण के कौन कौन से आयाम। तो पश्चिमीकरण को मुख्यतः 2 आयामों में विभाजित किया जाता है। एक तो आंतरिक पश्चिमीकरण, एक होता है बाह्य पश्चिमीकरण। आंतरिक पश्चिमीकरण की बात करें तो इसमें पश्चिमी मूल्य और पश्चिमी विचारधारा सम्मिलित होती है। इसमें पश्चिमी मूल्य जैसे हमारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ऐसे मूल्य शामिल होते हैं जो पश्चिमी मूल्य, और पश्चिमी विचारधारा जैसे हमारे वैज्ञानिकता, तार्किकता, मानववाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इनको शामिल किया जाता है। तो आंतरिक पश्चिमीकरण में पश्चिमी मूल्य और पश्चिमी विचारधारा दोनों को शामिल करते हैं, और ये विचार क्या है, भारतीय समाज के सोचने के तरीके और जो संस्थागत ढांचा होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये विचार क्या करते हैं, भारतीय समाज के सोचने के तरीके और संस्थागत ढांचे को प्रभावित करते हैं। फिर देखेंगे हम बाह्य पश्चिमीकरण। इसमें हमारे पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी जीवन शैली, इसमें हमारे क्या पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी जीवन शैली को शामिल किया जाता है। जैसे किन-किन को, जीवन शैली में पहनावे को, बोली को, खान-पान को या फिर मनोरंजन को शामिल किया जाता है, और ये भौतिक और बाहरी बदलाव होते हैं। ये क्या होते हैं, भौतिक और बाहरी बदलाव होते हैं, जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, भौतिक और बाहरी बदलाव होते हैं, जिन्हें लोग क्या अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं। अब हम देखेंगे पश्चिमीकरण के तत्व कौन-कौन से हैं। तो एम एन श्रीनिवास के अनुसार देखें तो पश्चिमीकरण के तत्व की बात करें, तो एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कौन-कौन से तत्व बताए हैं। पहला तत्व आता है संस्थागत परिवर्तन। ब्रिटिश शासन ने भारत में कई नई संस्थाओं का निर्माण किया। जो संस्थाएं भारत में पहले नहीं हुआ करती थी, उनका निर्माण किया भारत के अंदर किया। जैसे हमारा नौकरशाही, पुलिस, कानून, न्यायालय, डाक, रेलवे, विश्वविद्यालय। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया ब्रिटिश शासन ने। इन संस्थाओं ने वह भारतीय समाज के कामकाज के तरीकों को बदल दिया। पहले क्या हमारे राजा महाराजा और हमारे एक तरह से तानाशाही चलती थी, लेकिन क्या है, पश्चिमीकरण के प्रभाव में आके इन समय परिवर्तन हुआ, और जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनका निर्माण होता है ब्रिटिश शासन के आने के बाद। फिर मानववाद और तर्क बुद्धिवाद की बात करें तो पश्चिमीकरण ने मानववाद और तर्क बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया है। क्या पश्चिमीकरण ने मानववाद तर्क बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया। मानववाद मतलब मनुष्य के कल्याण पर जोर देना, और तर्क बुद्धिवाद मतलब तर्क और विज्ञान पर आधारित सोच, इसको बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे पारंपरिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों को चुनौती मिली है। जिससे हमारे जो पारंपरिक अंधविश्वास है, रूढ़ियां है, इनको चुनौती मिली है। फिर समानता के सिद्धांत की स्थापना की बात करें तो सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए, क्या सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए समान कानून और समान अधिकार की अवधारणा। तो सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए क्या समान कानून, समान अधिकार की अवधारणा पश्चिमी प्रभाव का ही परिणाम है, जिसने क्या किया, भारतीय समाज में कानूनी समानता की नींव रखी है। तो समानता के सिद्धांत ने क्या भारतीय समाज में कानूनी समानता की नींव रखी है। पश्चिमीकरण के विभिन्न स्तरों की बात करें तो पश्चिमीकरण का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों या क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर देखा गया है। तो पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है, समाज के जितने भी वर्ग है और जितने भी क्षेत्र है, वहाँ अलग अलग स्तर पर देखा गया है। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर देखें तो वो लोग जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के संपर्क में आए थे, जैसे हमारे प्रशासक थे, व्यापारी थे, बुद्धिजीवी, तो सीधे सीधे हमारे अंग्रेजों के संपर्क में थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे उठ बैठ करते थे, उनके साथ घूमते थे, खाना खाते थे। तो ये हमारे प्राथमिक स्तर का पश्चिमीकरण कहलाता है। फिर द्वितीय स्तर की बात करें, तो वो लोग जो हमारे प्राथमिक स्तर के लोगों के संपर्क में आते हैं, जो लोग अंग्रेजों के संपर्क में, उनके संपर्क में आते हैं, तो हमारे क्या द्वितीय स्तर के कहलाते हैं। तृतीय स्तर की बात करें, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। तो हमने 3 स्तर देखे पश्चिमीकरण के, कौन-कौन से, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। बात करें पश्चिमीकरण के आदर्श, तो अंग्रेजी आदर्श ही भारत में आए परिवर्तनों के लिए सर्वमान्य है। जो अंग्रेजी आदर्श थे भारत में आए परिवर्तनों के लिए सर्वमान्य, क्यों? क्योंकि भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों हेतु अंग्रेजी राज ही उत्तरदायी है। जितने भी भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा किसका है, अंग्रेजी राज का, इंग्लिश राज का। अब बदलाव की बात करते हैं, पश्चिमीकरण का भारत पर क्या प्रभाव रहा।
पश्चिमीकरण का भारत पे प्रभाव की बात करें तो पश्चिमीकरण के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक मतलब अच्छे प्रभावों की बात करें तो पहला प्रभाव आता है हमारे सामाजिक क्षेत्र में। जातिगत भेदभाव में कमी लाने में सहायता की है पश्चिमीकरण ने। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे जो मूल्य हैं, उनको बढ़ावा दिया है हमारे पश्चिमीकरण ने। विधवा विवाह को मान्यता मिली है। पहले विधवा विवाह को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन जब हमारे 1950 के बाद 1850 के बाद में विधवा विवाह को हमारे मान्यता मिलनी शुरू हो गई, और वो भी किस वजह से? अंग्रेजी राज या पश्चिमीकरण के कारण। कुप्रथाओं का अंत हुआ, जैसे हमारा सती प्रथा हमारा राजा राममोहन राय के प्रयासों से, लेकिन वो अंग्रेजी राज के अंदर ही हुई थी। बाल विवाह और नरबली, इस तरह की जो कुप्रथाएं थी, उनका अंत हुआ पश्चिमीकरण के कारण। स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ, जैसे स्त्रियों की शिक्षा अधिकार मिलने शुरू हुए। राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ? लोकतंत्र की अवधारणा आई, संवैधानिक शासन का विकास हुआ। फिर कानून का शासन स्थापित होता है। क्या होता है? कानून का शासन स्थापित होता है पश्चिमीकरण के कारण। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, जो हमारे क्या अनुच्छेद 50 में भी बताया गया है कि शक्ति पृथक्करण होनी चाहिए। फिर रजवाड़ों की समाप्ति और एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ। फिर रजवाड़ों की समाप्ति और एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में क्या फायदा हुआ? तो नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। क्या नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है? रेलवे, डाक और तकनीक जैसे जो आधुनिक बुनियादी ढांचे, इनका विकास हुआ है। किसकी वजह से? पश्चिमीकरण के कारण। आधुनिक कृषि पद्धतियों का परिचय होता है। जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो कृषि पद्धतियां थी पुरानी, उनसे उत्पादन कम होता था, लेकिन जो आधुनिक कृषि पद्धतियां हैं जिनसे हमारी हरित क्रांति आई थी, तो उन कृषि पद्धतियों का परिचय होता है। फिर कला और संस्कृति की बात करें तो रोमन और गोथिक शैली का विकास होता है। किसमें? वास्तुकला में। कौन सी? रोमन और गोथिक शैली, जो हमारी ये यूरोपीय शैली है, उनका क्या हमारे भारत के अंदर विकास होता है। जैसे हमारे जो शिवाजी टर्मिनल है मुंबई का, वो आप देख सकते हो, जो गोथिक शैली का बहुत ही अच्छा अच्छा उदाहरण है। फिर आधुनिक चित्रकला और साहित्यिक विधाओं का उद्भव की बात करें तो आधुनिक चित्रकला और साहित्यिक जो विधाएं हैं, वो उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय भावना युक्त जो साहित्य लेखन है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। जिससे राष्ट्रीय भावना युक्त जो साहित्य लेखन है, उसको बढ़ावा मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव की बात करें तो तार्किकता, बुद्धिवाद के प्रभाव से, इसकी वजह से तार्किकता और बुद्धिवाद के प्रभाव से धर्म सुधार आंदोलनों को बल मिलता है। किसको? धर्म सुधार आंदोलनों को बल मिलता है। अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। किस पे? अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। किसके प्रभाव में आके? पश्चिमीकरण के प्रभाव में आके। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भौतिकतावादी मानव हो जाता है। मतलब लोगों को चाहिए शांति की बजाय क्या? चीजें चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, एसी चाहिए। तो भौतिकतावादी मानव हो गया है। तो भौतिकतावादी मूल्यों को बढ़ावा मिला है, जिससे नैतिकता में गिरावट आई है, और इस वजह से व्यक्ति क्या है? भ्रष्टाचार करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि चीजें चाहिए, चीजें चाहिए, चीजें चाहिए, इसके लालच में क्या है? व्यक्ति क्या? भ्रष्टाचार में लिप्त होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से, पैसे से ये सब चीजें नहीं लाई जा सकती, सभी चीजें नहीं लाई जा सकती, कुछ तो ला सकते हैं, जिससे उसकी नैतिकता में गिरावट आती है। तो व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन देना, तो संयुक्त परिवार प्रणाली इससे कमजोर हुई है। जो हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली है, इससे कमजोर हुई है, और व्यक्तिगत स्वार्थ को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लग गया है। इससे हमारे क्या? उपभोक्तावाद बढ़ा है कि चीजें चाहिए, एक एक व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, चाहे उसको उसकी जरूरत हो या ना हो, उसको सब कुछ चाहिए। फिर आर्थिक असमानता बढ़ी है। इससे हमारे क्या? आर्थिक असमानता बढ़ी है। घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ फैक्ट्रियों में बिकने लगा है, फैक्ट्रियों में बनने लगा है। छोटी छोटी दुकानों की बजाय सब कुछ मॉल में बनने और बिकने लग गया है। भारत ब्रिटिश उत्पादों के लिए एक बाजार बन गया है, जिससे क्या? आर्थिक असमानता बढ़ी है, जिससे हमारे क्या? आर्थिक असमानता बढ़ी है। फिर हानिकारक आदतों के प्रसार की बात करें, किसकी? हानिकारक आदतों के प्रसार की बात करें, जैसे मांस, मदिरा, सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला है। या मांस, मदिरा और सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला है। नुकसानदायक भोजन की बात करें तो पिज्जा, बर्गर जैसे जो फास्ट फूड है, इनका प्रचलन बढ़ा है। हमारी ब्रिटिश संस्कृति के अंदर तो ये चल सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी इनका प्रचलन बढ़ा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। क्या? संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। व्यक्तिवाद के बढ़ने की वजह से संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुई है। क्या? संयुक्त परिवार प्रणाली इससे कमजोर हुई है। सामाजिक सद्भाव में कमी आई है। क्या? सामाजिक सद्भाव में कमी आई है। नस्लवाद, क्षेत्रवाद और अन्य जो सामाजिक विभाजन, उसमें वृद्धि हुई है। क्या? नस्लवाद, क्षेत्रवाद और अन्य जो सामाजिक विभाजन है, उसमें वृद्धि हुई है। सामाजिक प्रदूषण में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि की बात करें तो औद्योगिकरण और अनियोजित शहरीकरण की वजह से, किसकी वजह से? औद्योगिकरण और अनियोजित शहरीकरण की वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। वैश्विक उष्णता आई है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई है, हमारे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, किस वजह से? हमारे पश्चिमीकरण की वजह से। आप इसे याद रखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि आई है। अब हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक तुम्हारा संस्कृतिकरण होता था और एक पश्चिमीकरण होता था। दोनों में अंतर देखे। क्यों? क्योंकि संस्कृतिकरण में भी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से सीखती है,
तो पश्चिमीकरण में भी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे पश्चिमी देशों की संस्कृति से सीखती है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, उनकी बात करें। तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। दोनों में अंतर की बात करें तो अंतर क्या है? सबसे पहले संस्कृतिकरण देखें तो इसमें धार्मिकता को प्रोत्साहन दिया जाता है। मत क्या, धार्मिकता को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि पश्चिमीकरण में पंथ निरपेक्षता मतलब धर्म निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया जाता है। संस्कृतिकरण की बात करें तो ये प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, ये आज की अवधारणा नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। जबकि पश्चिमीकरण की बात करें तो हमारा अंग्रेजी शासन काल में प्रारंभ हुई है, मतलब 150 सालों का जो शासन काल था उससे निकली हुई अवधारणा है पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण की बात करें तो इसमें हमारी निम्न जातियां विभिन्न उच्च जातियों के आदर्शों को अपनाती है, जबकि पश्चिमीकरण में क्या होता है, पश्चिमी आदर्श विशेषकर हमारे ब्रिटिश है, उनकी जो संस्कृति है उसको अपनाने का प्रयास करती है, उनके आदर्शों को अपनाने का प्रयास करती है। बस संस्कृतिकरण क्या है, यह प्रक्रिया स्वदेशी और आंतरिक है। संस्कृतिकरण क्या मतलब, ये प्रक्रिया स्वदेशी और आंतरिक है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया विदेशी और ब्रिटिश काल से संबंधित है। किससे? विदेशी और ब्रिटिश संस्कृति से संबंधित है। कौन सी? पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण की बात करें तो निम्न जातियों के द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, या निम्न जाति के द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मांस मदिरा सेवन को वर्जित करते हैं। क्या करते हैं? मांस मदिरा सेवन को वर्जित करते हैं। इस तरह वो क्या, ब्राह्मणों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जबकि पश्चिमीकरण में क्या है, हमारे मांस मदिरा को के सेवन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मांस मदिरा हमारे पश्चिमी जीवन शैली का हिस्सा है। संस्कृतिकरण की बात करें तो संस्कृतिकरण में निम्न जातियां, संस्कृतिकरण में क्या, निम्न जातियां भारतीय प्रतिमानों को अपनाते हैं, और जिसमें तलाक, पुनर्विवाह के लिए स्थान नहीं है, मतलब ये पारंपरिक सोच रखती है। मतलब तलाक, पुनर्विवाह इन चीज़ों को नहीं अपनाते, बल्कि केवल भारतीय प्रतिमानों को ही अपनाते हैं। जबकि पश्चिमीकरण में क्या है, इसमें पश्चिमी प्रतिमानों को अपनाया जाता है, जिसमें पुनर्विवाह और तलाक ये चीज़ें भी मान्य है, मतलब इन चीज़ों को भी अपनाया जा रहा है। फिर बात करें हमारे संस्कृतिकरण की, तो इसमें रूढ़िवादिता पाई जाती है, मतलब कर्मकांडों का पालन किया जाता है। जबकि पश्चिमीकरण में क्या होता है, इसमें तार्किकता पाई जाती है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। संस्कृतिकरण में क्या, सामाजिक गतिशीलता आती है, मतलब जातीय जो पदानुक्रम है उसमें पदमूलक परिवर्तन होता है। किसमें? जातीय पदानुक्रम में पदमूलक परिवर्तन होता है। जबकि पश्चिमीकरण में क्या होता है, इसमें लोगों की स्थिति या फिर गतिशीलता में परिवर्तन होना जरूरी नहीं है, मतलब मूलतः हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव ही आते हैं। तो इस तरह हमने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण इन दोनों में अंतर देखा। अब एक नई पर कॉन्सेप्ट आता है जिसे वेस्टोसिफिकेशन कहते हैं, टॉक्सिफिकेशन कहते हैं। बात करें इसकी तो वेस्ट टॉक्सिफिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, वेस्ट इंटॉक्सिफिकेशन मतलब पश्चिमी या फिर नशाखोरी, इन दो से मिलकर बना है हमारा वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पश्चिमी संस्कृति, जीवन शैली, मूल्य और विचारों के प्रति, क्या पश्चिमी संस्कृति, जीवन शैली, मूल्य और विचारों के प्रति अत्यधिक आकर्षण या फिर आसक्ति से है, जो अक्सर हमारे गैर पश्चिमी समाजों में अपने स्वयं के जो सांस्कृतिक मूल्य और पहचान की उपेक्षा करके या फिर अवमूल्य का कारण बन सकती है। तो इसका मतलब क्या, हमारी पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी जीवन शैली, पश्चिमी मूल्य या विचार है, उनके प्रति इतना ज्यादा आकर्षण हो जाना या आसक्ति रखना कि जो अक्सर क्या करते हैं, गैर पश्चिमी समाज है, जैसे भारतीय समाज, जापानी समाज, ये हमारे पूर्वी समाज है, उनमें अपने स्वयं के जो सांस्कृतिक मूल्य है, पहचान, उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दे या फिर उनका अवमूल्यन करना शुरू कर दे। इसको वेस्ट टॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। और ये हमारे पश्चिमीकरण के नकारात्मक और अत्यधिक प्रभाव को दिखाता है, जहां पश्चिमी उपभोक्तावाद, फैशन, संस्कृति, संगीत और जीवन शैली, इसका अंधाधुंध अपनाया जाता है। इनको क्या है, बिना देखे बिना सोचे समझे अपनाना शुरू कर दिया जाता है, जिससे स्थानीय परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह आज एक हमने समाजशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था पश्चिमीकरण, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।